Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहाँ पर कंटेंट्स को इस तरीके से कवर अप करवाया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो पाए। और अगर आप इस सीरीज़ के कंटेंट्स को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आसानी से JIB में 50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो AFM में लेक्चर नंबर 23 है आज हमारा, जहाँ पर हम लोग बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो हमने इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, राइट। अब कंटेंट अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ गया। अब आपको अपने एग्ज़ाम को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की ज़रूरत है। अब वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको एडुटैप ऑफर करता है, जिसका नाम है एडुटैप का मास्टर कोर्स। अब मास्टर कोर्स में एनरोल करने से पहले आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन तो चाहिए ना कि मास्टर कोर्स में कैसी टीचिंग हो रही है, कैसे आपको मास्टर कोर्स दिखेगा, क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, क्या जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप एक 2 डे का डेमो कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 2 डेज। 1 रुपी की फी पेमेंट से मिल जाएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। तो 1 रुपी स्पेंड कर आप डेमो कोर्स का, मास्टर कोर्स का एक डेमो ले सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आप और कन्विंस हो जाओगे कि आपको मास्टर कोर्स बाय कर लेना चाहिए फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। मास्टर कोर्स और बाकी कोर्सेज के बारे में हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग बैंकिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैंकिंग कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन बिजनेस किस चीज़ का है? बिजनेस बैंकिंग का है ना। एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है वो बैंकिंग कंपनी होगी। बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में गिवन है। क्या डेफिनेशन गिवन है? कि एक ऐसी कंपनी जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रही है, मनी लेंड कर रही है, यानी कि बोरोअर्स को मनी दे रही है। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो लोन की फॉर्म में पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है उस पैसे की। और जो भी डिपॉजिट्स इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं वो डिपॉजिट्स डिमांड पर रीपे किए जाते हैं, या फिर चेक, ड्राफ्ट या किसी ऑर्डर के थ्रू रीपे किए जाते हैं। यानी जो भी अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, वो जब आप उसको विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो वो आपके पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। चेक लगाते हो तो चेक के थ्रू मिल जाते हैं। ड्राफ्ट लगाते हो, ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हो जाती है। किसी और को पेमेंट करने की बात करते हो तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट पर्सन को पे हो जाते हैं, है ना। तो बैंकिंग कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी अगर है तो बैंक के भी प्रोविजंस लगेंगे और कंपनी के भी प्रोविजंस लगेंगे। यानी कि इनको कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा, और स्पेसिफिकली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बैंक्स के लिए ही बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उस एक्ट के हिसाब से भी इनको चलना पड़ेगा, उसके प्रोविजंस को भी इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि बैंकिंग कंपनी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स और अकाउंटिंग डेट की बात कर लेते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में गिवन है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सेक्शन 29 ने मैंडेटरी कर दिया कि एक बैंक या बैंकिंग कंपनी जो है उसे अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मेट कहाँ है? तो इसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 में है। याद करो, हमने कंपनी अकाउंट्स पढ़े थे तो वहाँ पर भी जो फॉर्मेट था वो कहाँ था? शेड्यूल 3 में था। सिमिलर बातें हो गई। अब फॉर्म ए जो है वो हमारा बैलेंस शीट का रहेगा, फॉर्म बी जो है वो हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है ना। यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में फॉर्म ए बैलेंस शीट का है, फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। हर साल 31 मार्च को बैंक्स जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, और बैंक्स जो है 30 सितंबर को भी इंटरनल पर्पसेस के लिए क्लोजिंग करते हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उनकी क्लोजिंग होंगे वो होंगे 31 मार्च को। अकाउंटिंग डेट क्या बनेगी? 31 मार्च बनेगी। और इन्हें मैंडेटरी है कि इन्हें बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉर्म ए में, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट फॉर्म बी में, और कौन से शेड्यूल में गिवन है? तो इट इज गिवन इन द शेड्यूल नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नेचर्स की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो उनको कोई साइन भी करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कौन कौन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक तो साइन करेगा आपका मैनेजर या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी है ना। और साथ ही साथ 3 डायरेक्टर्स को भी ये साइन कर चलनी पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 से कम है तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करेंगे। किस किस को साइन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? कमर्शियल बैंक्स को,
आरआरबीज को, एसएफबीज को, प्राइवेट बैंक्स और पेमेंट्स बैंक। तो लगभग सभी बैंक्स जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर साइन करवाना है फ्रॉम द मैनेजर और द प्रिंसिपल ऑफिसर एज वेल एज द डायरेक्टर्स। ऑडिट, अब बैंकिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो कोई तो उन्हें चेक भी करेगा, इंस्पेक्ट भी करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन ऑडिट करेगा? कोई भी क्वालिफाइड कंपनी ऑडिटर जो है वो इसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा, यानी जो सीए है वो इसे ऑडिट कर कर चलेगा। सीए की अपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए, रिमूवल के लिए, या ऑडिटर की कह लो अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल के लिए आरबीआई के अप्रूवल को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अकाउंट सबमिशन की। अकाउंट्स बन गए, अकाउंट साइन हो गए, अकाउंट्स ऑडिट हो गए, अब अकाउंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। सबमिट कहाँ होंगे? आपके कॉपी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं और जो आपने ऑडिटर रिपोर्ट बनाई है, उनकी 3 कॉपीज आपको सबमिट करवानी है। पहले आपको सबमिट करवानी है आरबीआई को। कब तक? विद इन 3 मंथ्स, यानी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई 31 मार्च को, तो आपको उसको प्रॉपरली ऑडिट करवा के अप्रैल, मई एंड जून, 30 जून तक आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आरबीआई को सबमिट करवानी है। और एक आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है तो वहाँ पर भी आपको 3 कॉपीज जो है वो सबमिट करवानी पड़ेंगी। तो 3 नंबर को याद रखो, 3 कॉपीज, 3 महीने, और 3 ही चीज़ों की कॉपी हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 आ गई ना मेरे पास, एक मेरे पास आ गई बैलेंस शीट और एक मेरे पास यहाँ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरी चीज़ ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गई। तो 3 ही चीज़ों की कॉपी करवानी है। नंबर ऑफ कॉपीज भी कितनी करवानी है? 3, और सबमिट कब करानी है? 3 मंथ्स में करवानी है। ठीक है। अब पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं, सबमिट किए हैं, तो वो पब्लिक को भी दिखाएंगे, जो कि सेक्शन 30 रूल 15 में लिखा है। पब्लिकेशन को लेकर क्या बात लिखी गई है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिटर रिपोर्ट है वो आपको किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवानी पड़ेगी। न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए? न्यूज़पेपर आपका सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर होना चाहिए उस एरिया में जिस एरिया में आपका प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो सेटअप है, हेड ऑफिस जहाँ पर आपका सेटअप है। और पब्लिकेशन जो है 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके विद इन 6 मंथ्स आपको अपने बिजनेस की, अपने बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट को न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना पड़ेगा। एक अच्छे सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करवाना है। ठीक है, आगे बढ़े तो अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग सिस्टम जो बैंक्स के अंदर चल रहा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सेक्शन 2(3) कहता है कि बैंक ऑफ द बैंकर्स एविडेंस बुक एक्ट कहता है कि बैंकर्स बुक में क्या क्या आएगा। बैंकर्स की बुक्स में क्या क्या होगा? लेजर्स बनेंगे, डे बुक्स बनेंगी, कैश बुक्स बनेगी और अकाउंट बुक्स बनेगी। कैश बुक में क्या होगा? सारी कैश की ट्रांजेक्शन होंगी, जिसमें पेन स्लिप, विड्रॉल स्लिप्स वाली सारी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। और इसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं उसे स्लिप सिस्टम बोला जाता है। तो इसे स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे स्लिप सिस्टम ऑफ पोस्टिंग जो है ऐसा भी कहा जाता है जब हम कैश बुक में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। फिर लेजर बुक बनाई जाएगी। लेजर बुक मतलब एक जनरल लेजर बनती है जिसमें सभी लेजर अकाउंट की समरी बनती है। और मेजर लेजर्स कौन सी बनाई जाती है? हर एक पर्टिकुलर अकाउंट कैटेगरी के लिए अलग लेजर, जैसे करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट लेजर, एफडी अकाउंट्स के लिए एफडी अकाउंट लेजर, आरडी के अकाउंट्स के लिए आरडी अकाउंट लेजर, लोन अकाउंट्स के लिए लोन लेजर, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लेजर, कोई बिल डिस्काउंट कराया, कोई बिल परचेज करा, उसके लिए अलग लेजर। और इसके अलावा कुछ और बुक्स बनाई जाती हैं, जैसे रजिस्टर्स हैं, क्लियरिंग रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, ड्राफ्ट रजिस्टर। आप बैंक में काम करते हैं, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस किस तरीके के रजिस्टर्स और बुक्स जो है वो बैंक में मेंटेन की जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कॉमन बुक्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल लेजर, जहाँ पर सभी पर्सनल लेजर का कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होता है, वो आपके लिए जनरल लेजर होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेंटेन होता है यहाँ पर अकाउंट। और सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का भी अकाउंट जहाँ पर एक ही जगह पर मेंटेन होता है वो मेरे लिए क्या होती है? जनरल लेजर। ठीक है ना, कुछ एडिशनल अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं जिनको हम कॉन्ट्रा अकाउंट्स बोलते हैं, तो वो भी आपके यहीं जनरल लेजर के अंडर ही बनते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस लेजर में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस लेजर में सारे डेबिट्स और क्रेडिट्स के टोटल्स, हर दिन के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जनरल लेजर के अंदर। वाउचर से निकाल कर एक दिन का टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट जो है वो आपके जनरल लेजर की प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगी? पर्सनल लेजर्स। हर कंट्रोल अकाउंट की एक सब्सिडरी लेजर बनाई जाएगी
जो भी जनरल लेजर के अंदर कंट्रोल अकाउंट बनाए जा रहे हैं उनकी एक जनरल सब्सिडरी लेजर बनाई जाएगी। सब्सिडरी लेजर बनाई जाती है फॉर द डिपॉजिट अकाउंट, फॉर द लोन अकाउंट, चाहे वो कैश क्रेडिट से रिलेटेड हो, टर्म लोन से रिलेटेड हो, डिमांड लोन से रिलेटेड हो, बिल परचेज, बिल डिस्काउंटेड से रिलेटेड हो। और अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, यानी हर कैटेगरी के लिए आपको एक अलग से जो है रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें आप सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेंशन कर कर चलोगे, है ना। तो वाउचर से ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर पोस्ट की जाती हैं और बाद में उनको वाउचर समरी शीट के अंदर समराइज कर दिया जाता है। देन कम्स बिल रजिस्टर। हर एक बिल टाइप के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा, डेली वाउचर प्रिपेयर किए जाएंगे हर एक रजिस्टर के लिए, और फिर बिल्स फॉर कलेक्शन वगैरह जो हैं वो भी आपके कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर लिख दिए जाएंगे। कुछ और रजिस्टर्स जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ रजिस्टर्स बनाने पड़ते हैं हमें, ड्राफ्ट इशूड, इंटर ऑफिस रजिस्टर, सस्पेंस लेजर्स, ये सब हमें बैंक्स में बनानी पड़ती है। तो बैंकिंग में कौन सी बुक्स बन रही हैं मोटा मोटा हमने उसके बारे में बात की है, आप इससे मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, है ना। तो अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो कि आपके फॉर्म ए के अंदर गिवन है। व्हाट इज BRA? BRA इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के फॉर्म ए में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट, है ना। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको याद क्या रखना है, आपको यहाँ पर शेड्यूल नंबर याद करने हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में आपके पास शेड्यूल्स लिखे जाएंगे फ्रॉम 1 to 12। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, आपको ये वाली क्लैरिटी होनी चाहिए एंड एक्सपेक्ट करिए कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एक बैंकिंग कंपनी को शेड्यूल 3 के हिसाब से जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, फॉर्म ए बैलेंस शीट का, फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस का हमें पता है ना। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा जहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल का शेड्यूल 1 हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 2 हो गया, डिपॉजिट्स का 3 हो गया। अभी हम इन्हीं सब शेड्यूल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1 to 5 मेरे कैपिटल एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड हो जाएंगे, 6 to 11 मेरे एसेट से रिलेटेड हो जाएंगे एंड 12th जो है वो मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है ना। तो बारी बारी से सभी शेड्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं किस शेड्यूल कैटेगरी में क्या लिखा जाता है। तो अगर मैं कैपिटल की बात करूं जो मेरा शेड्यूल 1 में जाएगा, शेड्यूल नंबर याद करने हैं, इन्हें एक जगह पर लिख लीजिए। तो कैपिटल जो है वो मेरा कहाँ जाएगा, कैपिटल मेरी जाएगी शेड्यूल 1 में। अब कैपिटल जो है दो तरीके से लिखी जाएगी, नेशनलाइज बैंक की कैपिटल अलग, अदर बैंक्स की कैपिटल अलग। नेशनलाइज बैंक्स में कैपिटल इंक्लूड्स गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जहाँ पर भी एप्लीकेबल है। फॉरेन बैंक्स डिस्क्लोज करेंगे कि स्टार्टअप कैपिटल कितनी इंडिया में लाई गई, कितने डिपॉजिट्स RBI के साथ मेंटेन किए गए। दूसरे जो बैंक्स हैं, अदर बैंक्स हैं, वो क्या लिखेंगे, वो अलग अलग तरीके से जो उनकी नेशनलाइज बैंक के अलावा जो बैंक्स हैं, है ना, यानी जो प्राइवेट बैंक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके पास पब्लिक बैंक्स हैं जो जिनके पास कैपिटल आ रही है, पब्लिक से जो पैसा ले रहे हैं, तो वो अपनी कैपिटल को जैसे हम कंपनीज में कैपिटल दिखाते थे, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, उसी तरीके से दिखाएंगे, ठीक है ना। कुछ हेड सिमिलर हेड्स अगर हो, मान लो इशूड और सब्सक्राइब बिल्कुल बराबर है, तो उन्हें कोलैबोरेट करके, उन्हें क्लब करके एक हेड के अंदर हम लिख सकते हैं, बट सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कैपिटल इज नीडेड। शेड्यूल 1 हो गया कैपिटल का। शेड्यूल 2 आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हर टाइप का रिजर्व आएगा, चाहे वो स्टैचूटरी रिजर्व हो, स्टैचूटरी का मतलब मैंने आपको बताया था, चाहे मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ के द्वारा आपको क्रिएट करनी पड़ रही है, यानी लॉ ने आपको मैंडेटरी करा कोई रिजर्व बनाने के लिए, तो वो चला जाएगा स्टैचूटरी रिजर्व्स की कैटेगरी में। फिर आ जाएंगे मेरे पास कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व होंगे जो कि मेरे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मतलब किसी मैंने अपनी कोई एसेट लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन करी है, उससे जो रिजर्व जनरेट हुए वो कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। दीज रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स। आप इन रिजर्व्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस से जो रिजर्व बनता है वो मेरा क्या बनता है, दैट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिजर्व। फिर शेयर प्रीमियम, अगर मैंने शेयर्स को इशू किया और वो प्रीमियम पर इशू हो गए, तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो मेरा कहाँ चला जाता है, शेयर प्रीमियम में चला जाता है, और उसे कहाँ दिखाया जाता है, उसे दिखाया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर,
राइट। फिर रेवेन्यू और कुछ और टाइप के रिजर्व, कोई और रिजर्व जो कैपिटल रिजर्व के अलावा है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके पास, आपने कोई रिजर्व बनाया है, मान लो कोई आपने किसी और इसके लिए लोन के लिए रिजर्व बनाया है, कोई कंटिजेंसी के लिए रिजर्व बनाया है, वो सब टाइप के रिजर्व्स आपके यहीं पर आ जाएंगे। और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस बचेगा वो भी आपका यहाँ पर शो किया जाएगा अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट से रिलेटेड बातें करेगा, डिपॉजिट के टाइप्स को अलग अलग तरीके से मेंशन करेगा। डिमांड डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, उनको अलग अलग मेंशन कर कर यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आपकी लोकेशन कैसी है डिपॉजिट की, उस बेसिस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं कि डिपॉजिट्स मेरे किसी इंडिया की ब्रांच में है या इंडिया के बाहर की ब्रांच के अंदर है, तो उनको भी अलग अलग यहाँ पर लिखा जाता है। डिपॉजिट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। कोई इन डिपॉजिट्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट मतलब एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपको यानी आपका देना बनता है, आपकी लायबिलिटी बनती है, तो वो आप शेड्यूल 3 में नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स को मेंशन किया जाएगा। वो इंटरेस्ट वगैरह जो एक्रूड है वो शेड्यूल 5 में चला जाएगा। अगर कोई मैच्योर्ड टर्म डिपॉजिट्स हैं या कैश सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। अगर कोई स्पेशल स्कीम डिपॉजिट्स हैं तो वो टर्म डिपॉजिट्स में आ जाएंगे। और अगर कोई डिपॉजिट्स किसी बैंक से हैं, चाहे वो इंडियन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, फॉरेन बैंक है, वो सब यहीं पर लिखे जाएंगे। क्लियर है। शेड्यूल नंबर 3 हो गया डिपॉजिट्स, तो 4 आ जाएगा मेरा बोरोइंग से रिलेटेड। बोरिंग्स में भी बोरिंग्स को अलग अलग कर दो, इंडियन बोरिंग्स अलग, आउटसाइड इंडिया की बोरिंग्स अलग। इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो आपको अलग करना ही करना है ना। तो इंडियन बोरिंग्स में आरबीआई से बोरिंग्स आ गई, किसी और बैंक से आपने बोरो किया वो आ गया, किसी और इंस्टीट्यूशन या एजेंसी से आपने बोरो किया जैसे सिडबी, नबार्ड, एक्सियम, इस तरीके से अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूशन या एजेंसी से बोरो किया तो वो भी आपका बोरिंग्स में आ जाएगा। बोरिंग को लेकर कुछ पॉइंट्स कि इंडियन और ओवरसीज बोरिंग्स जो है वो टोटल बोरिंग्स का बैलेंस दिखाएंगी। इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शंस को कभी भी आप बोरिंग में कंसीडर नहीं करोगे। फॉरेन ब्रांच फंड्स को आप डिपॉजिट्स या बोरिंग की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद कोई आरबीआई या इंस्टीट्यूशनल रीफाइनेंस है वो आपका बोरिंग्स में जाएगा। कोई मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है वो भी आपका इसी हेड के अंडर आएगा। शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन से रिलेटेड, बाकी की सारी बची लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में चली जाएंगी, जिसमें बिल्स पेबल आ गया, कोई इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, कोई आपने इंटरेस्ट देना था या आपने कोई छोटे मोटे प्रोविजन बनाए हैं टैक्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए, कोई कंटिजेंसी फंड्स बनाए हैं, कोई आपका प्रपोज डिविडेंड है या कोई और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचा है, सभी शेड्यूल 5 में चले जाएंगे। शेड्यूल 5 में आप ध्यान रखेंगे कि इंटर ऑफिस अकाउंट्स का सिर्फ बैलेंस लिखा जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आपका लायबिलिटी ट्रीट होगा और सरप्लस प्रोविजंस वगैरह आपके यहाँ पर शो किए जाएंगे। तो अभी हमने कैपिटल और लायबिलिटी साइड को डिस्कस किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एसेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शेड्यूल नंबर 6 से स्टार्ट होती है मेरी एसेट्स, जिसमें सबसे पहले आएगा कैश एंड बैलेंस विद द आरबीआई। आरबीआई के पास कौन सा बैलेंस पड़ा है, आपके पास कौन सा पैसा पड़ा है ना। कैश इन हैंड आ जाएगा आपका यहाँ पर, कैश इन हैंड आ जाएगा आपका यहाँ पर। कैश इन हैंड के बाद आपके पास आरबीआई के साथ जो भी आपका बैलेंस है करंट अकाउंट में हमने मेंटेन किया हुआ है या किसी और अकाउंट में मेंटेन किया हुआ है, वो आपका शेड्यूल 6 में रिकॉर्ड किया जाएगा। शेड्यूल नंबर 7 में आ जाएगा कोई भी आपने बैंक्स के साथ बैलेंस मेंटेन किया हुआ है या कोई आपकी मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस है, वो आपकी शेड्यूल 7 में चली जाएगी। अगर आपने किसी इंडियन बैंक में मेंटेन किया हुआ है तो वो आपका बैलेंस इन बैंक अलग, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस अलग, ऐसे ही आउटसाइड इंडिया भी आप अलग अलग इन्हें क्लासीफाई कर दोगे। फिर आ जाएगा मेरे पास शेड्यूल नंबर 8 यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब मैंने बीइंग अ बैंक अपना पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो शेड्यूल 8 में दिखाया जाएगा। शेड्यूल 8 में वहीं इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, इंडिया में कोई शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदे हैं, किसी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर में आपने इन्वेस्ट किया है, कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई गोल्ड कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अलग। और ऐसे ही कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ या कोई सब्सिडरी वगैरह आपने अब्रॉड इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट्स
अलग। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बट आपको शेड्यूल नंबर्स ज़रूर याद करने हैं, पेपर में आएगा क्वेश्चन। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस से रिलेटेड, अलग अलग एडवांसेस को लिख दो। आपने किसी को एडवांस में पैसा दिया हुआ है तो बिल डिस्काउंटेड, बिल परचेज्ड, है ना, हमने बिल डिस्काउंटिंग पढ़ी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। कोई लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड है, कोई टर्म लोन किसी ने आपसे ले रखा है, सिक्योरिटी के बेसिस पर, यानी आपने किसी को टेंजिबल एसेट की सिक्योरिटी पे लोन दिया है, गवर्नमेंट गारंटी पर कोई लोन दिया है, या अनसिक्योर्ड लोन आपने किसी को दिया है, तो वो एडवांसेस में चला जाएगा। फिर इंडिया के एडवांसेस अलग, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक वगैरह में जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इनको आप पब्लिक सेक्टर के एडवांस से दूर रखोगे। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के एडवांसेस को आप पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करोगे। बैंक्स के जो एडवांसेस हैं उनको आप बैंक वाली कैटेगरी में, और बाकी सारे एडवांसेस अदर कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर आ गए हम शेड्यूल नंबर 10 पर। अब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करने वाले हैं। हमारे पास जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, चाहे वो हमारी प्रीमिसेस हैं, चाहे फर्नीचर है, चाहे फिक्सचर है, वो आपको एक ही तरीके से प्रेजेंट करने हैं कि आपको जितने की वो एसेट थी ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसमें अगर आपने कोई एसेट को खरीदा है तो ऐड कर दो, बेचा है तो माइनस कर दो, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर कर आप अपनी एसेट को दिखाओगे। किसी भी टाइप की एसेट हो आपकी, सभी इसी तरीके से दिखाई जाएंगी, चाहे वो आपकी प्रीमिसेस हैं, चाहे वो आपके फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, चाहे वो आपके पास मोटर व्हीकल्स हैं, हर एक एसेट सेम वे से प्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स, एसेट्स का लास्ट शेड्यूल, जिसमें बची कुची सारी एसेट्स आ जाएंगी। अगेन वही इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड, कोई एडवांस टैक्स, कोई स्टेशनरी स्टैम्प्स का खर्चा, कोई नेट नॉन बैंकिंग एसेट्स आपने एक्वायर कर रखी हैं इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स, फिर कोई क्लियरिंग आइटम, स्टाफ के एडवांसेस, एडजस्टमेंट आइटम्स वगैरह कोई पेंडिंग है, तो वो सब आपकी अदर एसेट्स में आ जाएंगी। अब एक शेड्यूल बचा है, शेड्यूल नंबर 12, जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड है, बट इट इज आउटसाइड द बैलेंस शीट। तो यानी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंटिजेंट। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 12, विच इज रिलेटेड टू कंटिजेंट लायबिलिटीज, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसी लायबिलिटीज की बात करने वाले हैं, दोज आर नॉट द एक्चुअल लायबिलिटीज, बट इनकी हैपनिंग जो है वो हो सकती है किसी या किसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब कंटिजेंट लायबिलिटीज कैसी लायबिलिटीज हुई जिनको मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि दीज आर नॉट द रियल लायबिलिटीज़, बट अगर कोई इवेंट हो जाता है तो ये लायबिलिटीज़ अक्कर हो सकती हैं, इसीलिए हम इन्हें बैलेंस शीट के फुट नोट्स में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो फुट नोट्स में अगर मैं इसे दिखाती हूँ तो कौन सी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, जो भी क्लेम्स हमारे अगेंस्ट एनी बैंक है, मतलब हमारे बैंक के अगेंस्ट कोई क्लेम है जिनको अभी कंप्लीटली डेट की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया गया है, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कोई गारंटी जो कि आपने कंस्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पर दी है, इंडियन या आउटसाइड इंडियन, कोई एक्सेप्टेंस, एंडोरेंस या अदर टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन है, या कोई भी ऐसी आइटम है जिसके के लिए बैंक कंटिजेंटली लायबल कंसिडर किया जाना चाहिए, वो आपकी शेड्यूल 12 में आ जाएगी, है ना। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस किया। हाफ पार्ट आज डिस्कस किया है, हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है टुवर्ड्स द शेड्यूल्स। बाकी आपने जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी पढ़ी उसके सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। बुक्स वगैरह के बारे में आपकी जनरल नॉलेज ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो शेड्यूल नंबर ज़रूर याद करेंगे 1 to 12 की, फर्स्ट में कौन सा है, सेकेंड में कौन सा है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं आज वाले टॉपिक से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ बैंक हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स एट द ईयर एंड, जिसमें आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द डिपॉजिट, नॉट ड्यू ऑन द एडवांसेस, TDS और आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कह रहे हैं एसेट की कैटेगरी में से इनमें कौन सा आएगा, डिपॉजिट्स वाला आपका लायबिलिटी चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी लायबिलिटी है, ये आपकी एसेट है और ये भी आपकी एसेट है, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा कि 2 ऑफ द थिंग्स विल बी अपीयरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग कंपनी। क्या क्या दिया हुआ है, डिपॉजिट्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एडवांसेस आर शोन ऑन द एसेट साइड एंड कैश इन हैंड इज शोन अंडर द इन्वेस्टमेंट। तो कैश इन हैंड तो अलग से शेड्यूल नंबर 6 में जाता है, जो अलग से एक हमारे पास शेड्यूल है कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद RBI वाला। तो मेरी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी मेरा ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। Question number 3, which of the following statement item is shown under the
अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। बैंक की बैलेंस शीट में अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में से इनमें क्या आ जाएगा, तो अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में तो वैसे ही सारी एसेट्स हैं, तो मेरे पास सिर्फ क्या जाएगा, बिल्स पेबल जाएगा, यानी ऑप्शन ए। सो अब बात कर लेते हैं उन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की जो आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवा भी देंगे। तो फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में सर्च करना है edutab.in। JIB कोर्सेज में जाएंगे तो आपको JIB कोर्सेज की सारी लिस्ट यहाँ पर मिलेगी। हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बात की थी 2 डे डेमो कोर्स की, एक ऐसा डेमो कोर्स जिसकी हेल्प से आपको मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। अब मास्टर कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स की अगर हम बात करें, मास्टर कोर्स एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स है फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग JIB। तो आप अपनी JIB की तैयारी पूरी पक्के वाली यूजिंग द मास्टर कोर्स आसानी से कर सकते हैं। मास्टर कोर्स में आप जब खुद को एनरोल करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी डिटेल में कंसेप्ट क्लासेस, आपके हर एक टॉपिक के लिए छोटी छोटी क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं जिसकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को पार्ट्स में अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम द लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, तो आप एक रिवीजन के लिए उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी मास्टर कोर्स के अंदर मिलेंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि आप ये अमाउंट एक साथ स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो आप इसका 2 डे का डेमो कोर्स लेकर भी एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से कवरेज यहाँ पर करवाई जाएगी। और फाइनली आपको मास्टर कोर्स का डिसीजन ले लेना है कि आप इसकी हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो अगर आपको मास्टर कोर्स 4 सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए तो आप इस कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। एल्स आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। चारों ही जो हमारे JIB के कंपोनेंट्स हैं उनके चारों ही कंपोनेंट्स के अलग अलग मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द लाइव क्रैश कोर्स जिसका बैच 3 रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ये लाइव क्रैश कोर्स क्या है, एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आप अपने टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को आसानी से कवर अप कर सकते हैं। ये जो लाइव क्रैश कोर्स है यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जो कि आपकी मॉर्निंग और इवनिंग बेसिस पर रहेंगी, तो आप अपने बैंकिंग आवर्स से पहले और बाद में अपने जो है क्लासेस हैं उन्हें अटेंड कर सकते हैं। क्लास मिस हो जाती है तो उसके रिकॉर्डेड वर्जन्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगेन यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है ना, या आपको कंसेप्ट आपके कवर्ड है, आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। इन कोर्सेज में एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए, है ना। कमिंग बैक टू द सेशन, आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB एंड CAIB आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241 और ईमेल कर सकते हो hello@edutab.co.in पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।